हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट यूपी पीसीएस प्री के लिए कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं दे आईएएस की। टेस्ट नंबर 3 है। सारे टेस्ट प्लेलिस्ट पे अपडेट करता जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से विजिट करते रहिए। और यूपी पीसीएस आरओ के लिए हम लोग जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके भी 6 टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे टेस्ट भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और ये जो जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं आरओ के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सिर्फ आरओ के लिए है। ये उतनी ही इम्पोर्टेंट यूपी पीसीएस प्री के लिए भी है। तो यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए भी इस टेस्ट सीरीज को देखें, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी फैक्ट और कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। और यूपी पीसीएस प्री के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं वो बाइलिंगुअल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर ले रहा हूँ इंग्लिश वाली पीडीएफ। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हम लोगों ने पिछले टेस्ट में हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें से हिस्ट्री को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ते हैं, यानी ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। जिसमें से हम लोग प्री हिस्ट्री में फर्दर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण पढ़ते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। जबकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये आदि इतिहास का भाग है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। इसको प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोला जा रहा है? इसको प्रोटो हिस्ट्री इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है, लिपि तो अवेलेबल है, लेकिन इसको डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है। इस लिपि में जो भी लिखा है वो समझने योग्य नहीं है। इसका कूट वाचन अभी तक नहीं हो पाया है, समझ में नहीं आता है क्या लिख के गए। तो जो भी कुछ हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मिलता है वो एग्जीक्यूशन से मिलता है, आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ है उसी से पता चलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस सभ्यता का एस्टेब्लिशमेंट कब से माना जाता है, स्थापना कब से मानी जाती है? 3300 बीसी से मानी जाती है। और साथ में ये भी जाना जाता है कि 2600 से 1900 बीसी का जो टाइम था, इस समय पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मैच्योर अवस्था में थी। ठीक है, बहुत मैच्योर अवस्था में थी। और आफ्टर 1900 बीसी ये फिर डिक्लाइन होने लगी थी। और फाइनली हिस्टोरियन के अनुसार 1400 बीसी के आसपास ये सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ये कुछ बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों ने सही देख लिया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ये फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये 3 भाग में जो क्लासिफिकेशन है बोल रहे हैं, डिवीज़न है बोल रहे हैं, ये कैसे कैसे डिवीज़न था? ये 3 भाग में डिवाइड था। ये जो अपर पोर्शन था, यानी जो उच्च स्थान पर अवस्थित था, इसको फोर्ट बोला जाता था। ठीक है, किला बोला जाता था। जो थोड़ा फोर्ट से डाउन साइड स्थित था उसे मिडिल सिटी बोला जाता था। और ये सबसे नीचे जो अवस्थित थी इसे बोला जाता था लोअर सिटी। ठीक है, तो ये 3 भाग यही ये पूछना चाह रहे हैं। और धौलावीरा के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सेकंड लार्जेस्ट स्थल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोथल कहाँ पे? ये गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ पे राजस्थान में है। चूँकि ये बाइलिंगुअल कर रहे हैं तो डबल पीडीएफ की वजह से जगह कम हो जाती है लिखने के लिए। और ये जो सुरकोटदा है ये भी गुजरात में है। ठीक है, ये भी गुजरात में है। चलिए ये सब जल्दी से रिवाइज कीजिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या है ये पूछा जाता है ना। सबसे नॉर्थ में जो स्थल है उसका नाम है मांडू। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। सबसे उत्तर में जो नॉर्थ में स्थित है वो मांडू है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में जो स्थल है वो है दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। पश्चिम में जो स्थिति है वो है सुतका गेंडोर है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और सबसे ईस्ट की जो पोजीशन है, पूर्वी जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कीजिए। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में बहुत सारे राजा हुए। उपनिषद काल में जिन राजाओं का वर्णन है उनमें से एक थे राजा अश्वपति। ये केकई के शासक हुआ करते थे। और पांचाल के जो राजा हुआ करते थे इनका नाम था प्रवाहण जावली। ठीक है, याद रहेगा। उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग भी बोला जाता है, वेदों के अंत वाला भाग यानी वेदांत। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ओरिजिनल स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट कीजिए 5वां क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महात्मा बुद्ध साहब के घर त्यागने को बोला जाता है महावीर निष्क्रमण। सी ऑप्शन सही है। जन्म इनका 563 बीसी में हुआ।
जगह का नाम था लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास पड़ता है। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध साहब की जो टीचिंग थी, सीख थी, शिक्षाएं थी, इनको कंपाइल किया गया था। वो हम लोग बौद्ध काउंसिल पढ़ते हैं, 4 बौद्ध काउंसिल हुई, जिसमें से पहली बौद्ध काउंसिल राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। 4 ये जो नोबल ट्रूथ थे, ये क्या थे? ये 4 तो यही थे, बस इसका क्रम पूछा है। भगवान बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रूथ थे, उनमें से पहला था कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। और ये दुख कष्ट जो संसार में भरा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं भरा हुआ है, उसका कारण भी इन्होंने बताया। तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा, संसार में दुख है, कष्ट है, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा दुख का कारण है। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं ये जो दुख है, ये जो सफरिंग है, आप इससे निजात भी पा सकते हैं, यानी दुख का निरोध भी है। आप इस दुख से, कष्ट से कैसे निजात पाएंगे, इन्होंने वो मार्ग भी बताया। ये जो उन्होंने मार्ग बताया, इस मार्ग को बोलते हैं 8 फोल्ड मार्ग, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग जिसे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि आप इन 8 चीज़ों को मान लीजिए, आप दुखी नहीं रहेंगे, आप कष्ट में नहीं रहेंगे, ठीक। अब कर लेना, मिला लेना। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साउथ की जो शैलियाँ थीं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जिसमें कला और स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं पल्लवास। पल्लव के बारे में हम लोग 4 शैलियाँ पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जिसमें से पहली स्टाइल का नाम है महेंद्र शैली, फिर मामल्ल शैली, राजे सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। पल्लवास के आर्किटेक्चर को इन 4 स्टाइल में बांटा गया है, जिसमें से अगर महेंद्र शैली की बात करें, चूँकि ये सबसे पहले विकसित हुई थी, तो आप इसमें क्या आइडिया लगा सकते हैं, ये बहुत साधारण होती थी, ठीक है, बहुत साधारण, बहुत सिंपल ये स्टाइल होता था। और यहाँ पे जो भी आकृति बनाई जाती थी मंदिर के रूप में, उसे मंडप बोला जाता था। मंडप को आप एक ऐसे समझ लीजिए, एक बरामदा की तरह होता था, जिसमें बस पिलर लगे होते थे, ठीक है, पिलर लगे होते थे। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगा तो देखते रहना। महेंद्र शैली का टाइम था 610 से 640 एडी। इसके बाद विकसित होती है मामल्ल शैली। अब चूंकि महेंद्र शैली में मंडप का विकास हो चुका था, तो मामल्ल शैली में आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे मंडप तो होगा ही, और साथ में एकात्मक मंदिरों का भी निर्माण होने लगा था। एकात्मक मंदिर यानी मोनोलिथिक टेम्पल, एक ही चट्टान को काटकर जो आकृति बनाई जाती थी उसे मोनोलिथिक ए टेम्पल बोलते थे। और इस मोनोलिथिक टेम्पल को उन्होंने बोला रथ, ठीक है, ये रथ याद रखना, इनको रथ बोला जाता था। और मामल्ल शैली के अंतर्गत जितनी भी आकृतियाँ बनाई गई, जितने भी मंडप बनाए गए, जितने भी रथ बनाए गए, ये सभी महाबलीपुरम में स्थित हैं। मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी बोलते हैं, उसी के नाम पे ये मामल्ल शैली का नाम पड़ा। अगर पूछा जाए कि मामल्ल शैली का विकास किसने कराया, तो आपको ध्यान रखना है, तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन ये प्रथम थे। रथ समझ रहे हैं ना, रथ आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बड़ी सी चट्टान रहती थी, इसी चट्टान को काटकर एक कमरे की तरह आकृति बना दी जाती थी, इसी कमरे को ही रथ बोलते थे। अब इसी आकृति में किसी किसी आकृति के ऊपर यहाँ पे टॉम की तरह आकृति बना दी जाती थी, पिलर साथ में रहते ही थे, इन्हीं को रथ बोला गया। इन रथों का कभी कभी नाम पूछा जाता है, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन, भीम, धर्मराज, गणेश, पिंडारी, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। इनमें से पूछा जाता है कि सबसे छोटा रथ जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है द्रौपदी। फिर तीसरी शैली की एंट्री होती है राजे सिंह शैली, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली भी बोला जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्हीं को राजे सिंह बोला जाता है, क्लियर है, इन्हीं को राजे सिंह भी बोलते हैं। चूंकि ये बात के समय की है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत इनोवेशन आ जाएंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कारीगरी आपको दिखने लगेगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं राज सिंह शैली का सौर टेम्पल, है ना, सौर टेम्पल अपने आप में एक भव्य मंदिर है। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग कांची में जो स्थित है कैलाशनाथ मंदिर, ये भी राज सिंह शैली का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नंदी वर्मन शैली, यहाँ पे कोई भी नवीनता नहीं है, ये बात के समय के तो हैं लेकिन इसमें कोई नवीनता नहीं है। ये बात यहाँ पे शो कर रही है कि नंदी वर्मन शैली का जो काल था, यहाँ पे पल्लवास का पतन होने लगा था, ठीक है। तो आप कर लेंगे, यहाँ पे जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर लिखा है, ये पल्लव शैली का मंदिर है, और ये सप्त पैगोडा ये भी पल्लवास शैली का एग्जाम्पल है, तीसरा और चौथा। जबकि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये
ये चोल का है, ये चोल काल में बनाया गया मंदिर है, चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। और इसी मंदिर को नटराज मंदिर भी बोला जाता है, नटराज टेम्पल। और टाइम फ्रेम आप लोग जान रहे होंगे, पल्लवास के बाद चोल आए थे, तो नटराज मंदिर की जो स्थापना हुई होगी, कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, वो कब हुआ होगा? पल्लव के बाद ही हुआ होगा, इन सभी शैलियों के बाद हुआ होगा। इसका अगर टाइम देखेंगे तो 1010 AD में इसकी स्थापना हुई थी नटराज मंदिर की। और ये दूसरे ऑप्शन में लिखा है गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, इसकी स्थापना की गई थी राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। ऑप्शन तीसरा और चौथा ये पल्लवास शैली के एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो पहला और दूसरा है ये चोलास के हैं। सप्त पैगोडा ये सबसे पुराना हो जाएगा, सप्त पैगोडा। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद बनाया गया बृद्धेश्वर मंदिर, और सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट है गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए 8वां कीजिए। 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला इंसान था बारियम। ठीक है, बारियम यानी केयर टेकर, लेकिन ये केयर टेकर कौन सा? टोट्टा बारियम। आपको सी ऑप्शन ध्यान रखना है। चोल शासन के बारे में एक विशेषता पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इनकी लोकल ऑटोनॉमी ये बड़ी फेमस थी। ये किस लिए जाने जाते थे? स्थानीय प्रशासन के लिए। पढ़ते हो ना, स्थानीय प्रशासन के लिए चोल प्रशासन जाना जाता था। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैचिंग कराना है। पाणिनि को मिला दीजिए अष्टाध्यायी से वात्स्यायन, ये कामसूत्र हो जाएंगे। चाणक्य के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, और कल्हड़ इन्होंने रजत रंगणी लिखा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है। आसान सा क्वेश्चन था, मिला लेना है। 10वां देखिए, 10वें प्रश्न में यहाँ पे काल अनुक्रम बताना है शासकों का। ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी चंदेल शासक हैं। जब हम लोग खजुराहो के बारे में पढ़ते हैं तो चंदेल शासकों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जो खजुराहो के विष्णु मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया? इन्हीं चंदेल शासकों ने कराया था। सबसे पहले का समय था यशोवर्मा का 1930 से 1950। फिर इसके बाद यशोवर्मा के पुत्र आ जाते हैं जिनका नाम है ढंग, तो ये दूसरे नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एंट्री होती है विद्याधर की, ये सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था चंदेल शासन में। और फिर लास्ट में कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। तो सबसे पहले यशोवर्मा तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर उनके पुत्र आ जाएंगे ढंग, फिर उसके बाद विद्याधर, और सबसे लास्ट में कीर्तिवर्मा। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 11वां देखिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक के 2 स्तंभ थे, 2 पिलर थे, एक मेरठ में और एक टोपरा में। इन दोनों पिलर को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया था। और फिरोज शाह तुगलक की एक बहुत खास विशेषता क्या है? ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, नहरों के निर्माण के लिए। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हुई है, तो जल्दी से डायनेस्टी बता दीजिए। सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद सैयद डायनेस्टी, और फिर लास्ट में लोधी डायनेस्टी। सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक डायनेस्टी का, सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी डायनेस्टी का। ये चीज़ें वैसे हम लोग हर टेस्ट में देख ही लिया करते हैं, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, कराइए मैच कराइए। यहाँ पे इब्न बतूता, आपको एक नाम दिख रहा है इब्न बतूता, ये किसके काल में आया था? MBT के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था, और इसके द्वारा लिखी गई किताब थी रेहला। तारीख हिंद ये अलबरूनी हो जाएंगे, तारीख दिल्ली खुसरो, और तबकात ये नासरी ये मिनहाज की थी। ठीक है, ये मिनहाज की थी। वीडियो को पॉज करो और रिकॉल करो। नेक्स्ट कीजिए। कथन कारण का क्वेश्चन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये तो करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक जाने जाते हैं इसके लिए, सिकंदर लोदी जाने जाते हैं, संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद कराया फारसी में। दूसरा है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभा जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। सूफी संत जाने ही जाते थे संगीत के लिए, है ना। संगीत ही इनका एक जरिया होता था ईश्वर तक पहुंचने का। और जो म्यूजिक फोरम हुआ करता था, म्यूजिक संगोष्ठी हुआ करती थी, उसे समा बोलते थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने सूफी संत में 2 शाखाएं पढ़ी थी, एक का नाम था बेसरा और दूसरा का नाम था बासरा। इन दोनों में फ़र्क बताएंगे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बेसरा का जो बिलीफ सिस्टम था वो क्या था?
और बासरा का जो बिलीफ सिस्टम था वो क्या था। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो अलग अलग बातें हैं ना दोनों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 देखिए यार, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं इनका काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये चारों घटनाएं अकबर से संबंधित हैं। पहले तो ये बताइए अकबर की एंट्री कब होती है? 1556 में होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। और 1605 में इनका खेल खत्म हो जाता है, ये भी जानते हैं। तो ये जो चारों घटनाएं होंगी वो इसी टाइम फ्रेम में होंगी, 1556 से 1605 के बीच की। जजिया की समाप्ति करते हैं अकबर 1564 में। इबादत खाने का जो निर्माण होता है वो 1575 में होता है इनके द्वारा। महाजर पर सिग्नेचर होते हैं 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना ये लास्ट टाइम पे होती है 1582 में। तो ये क्रोनोलॉजिकल लगा ही हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे महजर लिखा है, महजर का मतलब समझते हैं? इसके पहले इंग्लिश जान लीजिए। इसका इंग्लिश जो होता है प्रोक्लेमेशन। अब आपको आइडिया लग रहा होगा, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा। प्रोक्लेमेशन समझ में नहीं आ रहा तो डिक्लेरेशन लिख लीजिए। डिक्लेरेशन एक तरह से प्रोनाउंसमेंट, ओपिनियन। ये जो महजर हुआ करता था ये अकबर के द्वारा इशू किया जाने लगा था बाद में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो फतेहपुर सीकरी के चीफ प्रीचर थे, जो शिक्षक थे, प्रीचर यानी उपदेशक, उपदेश देने वाले, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी के जो प्रीचर थे उनको हटा दिया था और खुद ही प्रीचर बन गए थे। ये सारी चीज़ें होती थी एक डिक्लेरेशन के माध्यम से। उसी डिक्लेरेशन को ये महजर बोल रहे हैं। क्लियर है? एक तरह से आप समझ लीजिए आदेश पत्र टाइप का। चलिए 15 देखिए। 15 में क्या है? यहाँ पे मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। कौन कौन से हैं? ये तो आसान है पहचानना, बहादुर शाह द्वितीय, इन्हीं को बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। ये तो सबसे लास्ट के हैं, 1837 से 1857 तक, है ना। 1857 की क्रांति के समय यही थे। सबसे पुराने हो जाएंगे जहांगीर, 1605 में। 1605 में अकबर का शासन खत्म हो जाता है। फिर इनकी एंट्री होती है 1605 से 1627। जहांगीर के बाद का समय था मोहम्मद शाह का, 1719 से 1748। और 1761 अहमद शाह अब्दाली, ये तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर जहांगीर पहले स्थान पे आ जाएंगे, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली और लास्ट में बहादुर शाह जफर। सी ऑप्शन सही है। 16 में पूछा है फ्रांसीसी डेक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसका कारण क्या था? अब हम लोग सीधा कर्नाटक वॉर पर चलते हैं। कर्नाटक जो वॉर हुई, और अगर थर्ड कर्नाटक वॉर की बात करें 1757 से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसके बाद फिर एंग्लो मैसूर भी होने हैं अभी, फिर इसके बाद एंग्लो मराठा भी अभी होना है। और हम लोग बांडीवास की लड़ाई के बारे में अच्छी तरीके से परिचित हैं, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। इस लड़ाई में फ्रांस की सेना का खेल खत्म हो जाता है। ये अंग्रेजों के साथ तो इंग्लिश थे ही, साथ में ऑस्ट्रिया का जो वॉर चल रहा था यहाँ पे भी इंग्लिश थे। तो ये जो फ्रांस की नेवी थी वो तो ज़्यादातर इंग्लिश थी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में, और अंग्रेजों की नेवी पहले से स्ट्रांग थी। तो ये लोग यहाँ पे चौका मार देते हैं, इंग्लिश लोग बांडीबास की लड़ाई में चौका मार देते हैं। यहाँ पे फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 18 देखिए। 17 देखना है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, ये जो सब्सिडियरी ट्रीटी थी ये लॉर्ड वेलेस्ली की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये जो वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली थी इसका बस पर्पज यही था कि जो भारतीय राज्य थे उन सभी राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि के अंतर्गत लाना। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए 18 देखिए। विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सतारा विलय नीति के अंतर्गत आया था 1848 में, और सबसे लास्ट में झांसी 1854। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ सबसे बड़ा रीज़न यही था, विलय का सिद्धांत। बगात का एनेक्सेशन हुआ था 1850 में, और उदयपुर का 1852 में। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे लास्ट में झांसी। दोनों को देख लीजिए, पहला और दूसरा, ये पहला और अंतिम होना चाहिए। तो ये होगा या फिर सी सही होगा? ये दोनों तो गलत हो गए। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 19 देखिए। 90 कथन कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल होने का मतलब है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। ये ऐसा किस लिए हो रहा था? क्योंकि धन का निकास हो रहा था बहुत ज़्यादा।
लेकिन इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, है ना। भारत को कोई बेनिफिट नहीं था। भारत की जो नेशनल कैपिटल थी, राष्ट्रीय पूंजी थी, इसका 1/3 हिस्सा बाहर भेजा जाता था और इसी चीज़ को बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। कथन सही है और कारण भी सही है। कारण में लिखा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इसका मतलब है कि भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता था। यहाँ पे दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, 20 देखिए। 20 में यहाँ पे मैचिंग कराना है। 19वीं सदी के जो कृषक विद्रोह हुए उनको उनके क्षेत्रों से मिलाना है। यहाँ पे कुकी और कुका से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुका ये पंजाब से रिलेटेड था और कुकी विद्रोह ये त्रिपुरा और मणिपुर। पावना के बारे में हम लोगों ने पिछले ही टेस्ट में देखा है, जो यूपी से SRO की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जब हम लोगों ने संथाल के बारे में पढ़ा था, और बिरसा मुंडा विद्रोह उस समय के बिहार में और वर्तमान में झारखंड में। ठीक है, तो आसान था, मिला लेना इसको। डी ऑप्शन सही है। चलिए कीजिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।